बेनिफिट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लास्ट 28 लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सब्जेक्ट इन दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। हम ओवरऑल लोगों को जब जॉब ऑफर करते हैं तो किस तरह के बेनिफिट्स हम उनको ऑफर कर रहे होते हैं और क्या चीज़ें वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स लोग हमारे पास जॉब के लिए आते हैं, वो हमें अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, उन सर्विसेज की एक्सचेंज में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कोई सैलरी है, कोई पिक एंड ड्रॉप है, कोई रेजिडेंस की वो फैसिलिटी देख रहे होते हैं, इसके अलावा बच्चों की स्कूलिंग हो सकता है, मेडिकल हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम सिस्टमैटिकली ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लेंस से किस तरह देखते हैं। सो here is the basically summary of all of human efforts in an organization। लोग जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनके जहन में क्या होता है कि हम वहाँ पे किस लिए काम करेंगे, या मैं अगर 10 साल एक जॉब करूंगा तो उसके एक्सचेंज में मुझे क्या कुछ मिलना चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखें कि टोटल कॉम्पेंसेशन है एक चीज, द सम ऑफ ऑल कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजों को जो हम जमा करें। अब जरा इसका ब्रेकडाउन देखते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन और सेकंड इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन। अब डायरेक्ट पे बात करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन? आपने फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ईच मंथ टू 30th ऑफ ईच मंथ काम किया और आपको डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन क्या मिली? वेजेस और सैलरीज। हमने पहले डिस्कस किया था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी। जो हमारे पास अनस्किल्ड लेबर होती है, जो हमारे पास टेम्परेरी लोग होते हैं, जिनको हम आवरली वीकली बेसिस पे पे करते हैं या डेली बेसिस पे पे करते हैं, उनको हम वेजेस कहते हैं। उर्दू में इसका मतलब है उजरत। और सैलरी जो हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं या कम से कम 2 साल 5 साल के लिए हमने हायर किए होते हैं, उनको हम पर मंथ पे करते हैं, वो होती है सैलरी। इसको उर्दू में हम तनख्वाह कहते हैं, मुशाहिरा। फिर उसके साथ कमीशंस। हम कहते हैं जी आपका हम आपको 10,000 पर मंथ देंगे और उसके बाद जितनी प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे उन सारे प्रोडक्ट का 1%, तो ये उसका कुछ कमीशन होगा। फिर बोनस कि हम आपको हर साल कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसका 5% सारे एम्प्लॉयज पे बराबर डिवाइड कर देंगे, वो आपका बोनस होगा। तो हम अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करें। इसके साथ गेन शेयरिंग भी होता है कि हमने से कुछ बड़ा गेन किया है, हमने पिछले 3 सालों में बहुत बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, तब भी हम उनका एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो एम्प्लॉयज को एज पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब आप ये सारे के सारे देखें कि ये इनके नाम डिफरेंट है, वेज, सैलरी, कमीशन, बोनस, गेन शेयरिंग, लेकिन ये किस फॉर्म में दिया जाता है? ये एक ही फॉर्म में सारी की सारी चीजें पे होती हैं और वो होता है पैसा। मॉनेटरी फॉर्म में ये सारी चीजें दी जाती हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन कहा जाता है। ये डायरेक्ट इसलिए होता है कि यहाँ से जो पैसा पे किया जाता है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज उस पैसे को अपनी मर्जी से कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पैसे से वो घर बना सकते हैं, बच्चों की तालीम मुकम्मल कर सकते हैं और व्हाटसोएवर दे लाइक्स टू डू। ये डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन है जो पैसे की फॉर्म में पे की जाती है। इसकी जो हेड है, इसका हेड ऑफ अकाउंट है, वो डिफरेंट हो सकता है। कभी ये सैलरी हो सकती है, कभी ये बोनस, कभी गेन शेयरिंग, कभी कमीशन, लेकिन ये हमेशा पैसे की फॉर्म में पे होगा। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन की तरफ। अच्छा, इनडायरेक्ट के बारे में एक चीज तो ये समझ लें कि ये पैसे की सूरत में पे नहीं होती। ये पैसा नहीं होता, पैसे के अगेंस्ट कुछ बेनिफिट होता है। यानी अगर एम्प्लॉय ने वही बेनिफिट खुद लेना है तो उसको ऑफ कोर्स पैसा तो पे करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जब उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो जॉब कर रहा है वो उसको प्रोवाइड करेगी तो वो उसको फ्री या डिस्काउंटेड बेसिस पे प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं हॉलीडेज नहीं करूंगा, वो हॉलीडेज के अगेंस्ट मुझे पैसे देंगे। भाई आप हॉलीडेज कर लें, दैट्स ओके। अगर नहीं करते
तो हम उसके अगेंस्ट आपको पैसे नहीं देंगे। ये पैसे की बात नहीं होती, ये पैसे के इवज जो फवायद होते हैं उनकी बात होती है। तो सबसे पहले टाइम नॉट वर्क, ऑफ कोर्स ये फायदा है कि आप यकम से लेके 30 तक 30 दिनों की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 30 दिन हम काम तो नहीं करते। हमारी जो 5 डेज वर्क वीक्स वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड हमारा मंथ है उसमें से 8 दिन तो हमारे एक साइड पे निकल गए। 4 वीक्स में से हर वीक हमारे 2 दिन ऑफ है, तो 8 दिन हो गए। इसके साथ हमारी कोई गजेटेड छुट्टी आ गई या हम खुद कोई छुट्टी कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 10 दिन बन जाते हैं एक मंथ के अंदर। ये 10 दिन हमारा टाइम नॉट वर्कड है, लेकिन इस 10 दिन का हमने ऑफ कोर्स सैलरी तो लेनी है। तो ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, वेकेजन्स हो सकती हैं, जो हमारी खुद की जो वेकेजन्स होती हैं, सैटरडे संडे होती है हमारी, 14 अगस्त आ गई, बाकी जो गजेटेड हॉलीडेज होती हैं, ब्रेक्स, कोई यूनिवर्सिटी में ब्रेक आ जाती है, समर ब्रेक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं वो भी आ जाती है। उसके साथ हॉलीडेज हम खुद छुट्टियां कर लेते हैं, वो भी ऑफ कोर्स हमें कुछ टाइम का पे किया जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि जनाब जब हम काम नहीं भी कर रहे तब भी हमें पे किया जा रहा है। देन इंश्योरेंस प्लान्स, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, हमारी डेंटल इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है। इसके अलावा हमारी विजन इंश्योरेंस होती है। समटाइम्स एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे से वेल्डिंग का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब उसकी वजह से लोगों की नज़र का मसला बन सकता है, तो उनकी नज़र की इंश्योरेंस की जाती है। इसके अलावा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई इंजीनियरिंग के बड़े मुश्किल किस्म के काम है, वहाँ पे डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की जा सकती है। खुदा ना खास्ता आप माजूर हो गए तो हम आपको इतना पैसा पे करेंगे और आपके बच्चे को जॉब देंगे और इस तरह। तो ये इंश्योरेंस प्लान्स हैं, ये मेडिकल हो सकते हैं, डेंटल हो सकते हैं, विजन के हो सकते हैं, लाइफ के हो सकते हैं, डिसेबिलिटी के हो सकते हैं, इंश्योरेंस प्लान। लेकिन दोबारा अगर आप प्लान ये नहीं लेते तो स्टिल इसके अगेंस्ट आपका पैसा आपको नहीं पे किया जाएगा, ये एक सर्विस दी जा रही है। सिक्योरिटी प्लान है जिसमें हम पेंशन कहते हैं कि जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे 60 ईयर्स पे जाके तो आपको पेंशन पे की जाएगी। उसके अलावा कुछ सर्विसेज देते हैं, एजुकेशनल असिस्टेंस, कि जनाब अगर आप खुद या आपके बच्चे अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं, मजीद हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उनको कुछ पे करेंगे या उनकी फीसिस सारी की सारी या उसका कुछ हिस्सा हमारी तरफ से पे होगा। या हम अपने इदारे के अंदर, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्कूल बना देते हैं जहाँ पर हमारे मुलाजमीन के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। या हमारे मुलाजमीन के बच्चों में से अगर कोई 80% 70% से ज़्यादा मार्क्स लेगा तो हम उसको कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। ये एजुकेशनल असिस्टेंट है कि हम चाहते हैं कि लोगों में एजुकेशन ज़्यादा हो। रिक्रिएशनल प्रोग्राम, हम उनको इंजॉयमेंट करने के लिए कुछ मौके प्रोवाइड करते हैं, हम उनको डेजर्ट सफारी से अरेंज करा देते हैं, कैंप फायर्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जिनसे हम उनको कहते हैं कि भाई हमने आपको सिर्फ काम करने के लिए नहीं रखा, हम आपको इंजॉय भी करवाते हैं। तो रिक्रिएशनल प्लान भी होते हैं। अब ये देखें, इनडायरेक्ट सारे के सारे सर्विसेज हैं, ये आपकी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं दे रहे। और डायरेक्ट सारे के सारे आपको डायरेक्टली पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे आप इस पैसे को आप जहाँ पे मर्जी इस्तेमाल कर लें। तो द सम ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट benefits is called compensation. Total benefits, an indirect compensation given to an employees or group of employees as a part of organizational membership. So चूंकि हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, so I don't think कि हमें अभी उनकी फर्दर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत होगी। So what employees actually wants, एम्प्लॉय हमसे क्या चाहता है? ह्यूमन रिसोर्सेज फिलोसफी है कि एम्प्लॉय नीड बेनिफिट्स, एंड बिजनेस स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स में हमें यही कहते हैं कि एम्प्लॉय नीड बेनिफिट्स। लोग हमारे पास फवायद लेने आते हैं, जब तक आप उनके फवायद उनको प्रोवाइड करेंगे वो आपके साथ दिलजमी के साथ मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे अपना फायदा तो ले लें और उनके फायदे की बात आए तो आप उन्हें कहें कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो क्या होगा? वो काम करेंगे? कभी नहीं काम करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। What happens to benefit money? इंश्योरेंस पेमेंट्स हैं, मेडिकल प्रीमियम, विजन केयर, डेंटल केयर, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क है, लीगली रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ चीज़ें कि आपने ये ज़रूरी है कि आपने एम्प्लॉइज को कंट्रीब्यूट करना है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आप उनको जॉब लॉस कर रहे हैं, और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन के बारे में। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान्स हैं, पेड रेस्ट पीरियड्स हैं, मिसलिनियस में हमारे पास एजुकेशनल असिस्टेंस आ गई, सीवियरेंस पे आ गई, चार्ज सीवियरेंस पे अगर आपका काम बहुत ज़्यादा सख्त है उसकी नेचर से, कोल्ड माइनिंग है, कोल माइनिंग सॉरी, कान कनी, हमारी जो जेर ज़मीन कानें होती हैं वहाँ से हमने कोयला निकालना है, कोई इस तरह की चीज़ें निकालनी है, बहुत हाइट पे जाके करने वाला काम है,
उसको हम सवेरे पे देते हैं, उसको रूटीन की पे नहीं होती, उसकी बहुत हाई पे की जाती है, चाइल्ड केयर है। तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स हैं, टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। इंश्योरेंस बेनिफिट्स में हम देखते हैं मेडिकल इंश्योरेंस है, विजन है, डेंटल है, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस है कि ज़हनी तौर पे अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मसाइल हो जाए तब भी हम आपको इंश्योर कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। सिक्योरिटी बेनिफिट्स में हम उनको इनकम की सिक्योरिटी देते हैं, रिटायरमेंट की सिक्योरिटी देते हैं। टाइम ऑफ बेनिफिट दैट मीन्स कि वर्क टाइम नॉट वर्क, ऑन द जॉब ब्रेक, सिक डे पेज, हॉलीडे एंड वेकेशंस, लीव्स ऑफ एब्सेंस, तो ये सारी की सारी उनको प्रोवाइड करते हैं। वर्क स्केड्यूलिंग बेनिफिट्स, शॉर्ट वर्क टाइम उनको कहते हैं ना, पहले तो 6 दिन का एक हफ्ता होता था, सोमवार से लेके हफ्ते वाले दिन तक काम होता था और सिर्फ एक छुट्टी होती थी। हम आपको उसको वर्क टाइम को शॉर्ट कर रहे हैं, हम सोमवार से जुमे तक काम करेंगे, हम आपको 2 छुट्टियां दे रहे हैं। फ्लेक्स टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम में, आप अपनी मर्जी से अपना वर्क टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जॉब शेयरिंग, आप अपना काम किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते में दूसरा शख्स अपना काम आपके जिम्मे लगा के कहीं पर भी जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको एक एडिशनल बेनिफिट देती है। इसके अलावा सर्विसेज में एजुकेशनल है, फाइनेंशियल है, सोशल है। फैमिली ओरिएंटेड कौन से हमारे बेनिफिट्स होते हैं जिनका हमारी फैमिली को बेनिफिट हो रहा होता है? इसमें चाइल्ड केयर है, एल्डर केयर है, रीलोकेशन प्रोग्राम। रीलोकेशन प्रोग्राम क्या है? से आप बेसिकली लाहौर से बिलोंग करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, आसान में आप आ गए हैं, बहावलपुर में आ गए किसी दूसरे शहर में, तो कोर्स आपको अपनी फैमिली साथ लानी है, आपको घर चाहिए, आपको बाकी सहूलतें चाहिए, तो हम आपको वो सहूलतें प्रोवाइड करने में मदद करेंगे ताकि आप यहाँ से आसानी के साथ एडजस्ट हो सके। तो यह भी कुछ समरी है उस चीज की। तो एक दूसरे सेंस में बेनिफिट्स क्या है? परचेज डिस्काउंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अगर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप यूनिलीवर के एम्प्लॉय हैं और आप यूनिलीवर का ही स्टॉक खरीदना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो हम आपको डिस्काउंट पे देंगे, आपको हम अपना स्टॉक सस्ता देंगे, आप हमारे शेयर सस्ते में खरीद सकते हैं। जो ओपन मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं उनको जरा महंगे देंगे। रीलोकेशन हमने पहले बात की, डिसेबिलिटी, लाइफ, लीगल इंश्योरेंसेज, एजुकेशनल असिस्टेंस है, सोशल एंड रिक्रिएशनल है, फैमिली ओरिएंटेड और फैमिली केयर बेनिफिट्स, ये सारे हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे लेक्चर का सेकंड टॉपिक, पे फॉर परफॉर्मेंस। एचआरएम में हमने एक चीज पढ़ी है कि ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों की जरूरत होती है, लोगों को काम की जरूरत होती है। अब दोनों के फवायद एक दूसरे के साथ अटैच है। लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे काम करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जॉब देंगे। एक्सचेंज किस चीज का होगा? लोग अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट उनको कॉम्पेंसेशन दे रही है। वही कॉम्पेंसेशन जो अभी हमने डिस्कस की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन क्या सब एम्प्लॉइज को एक जैसे पैसे देने चाहिए? या एक शख्स, ऑफ कोर्स जूनियर सीनियर का तो फर्क होगा, जो टॉप पे है, जो उससे जूनियर है, जो उससे जूनियर है, वो तो फर्क होगा। सिर्फ एक ही कैटेगरी के अंदर अगर 10 लोग से वो डेप्टी मैनेजर्स हैं या असिस्टेंट मैनेजर हैं, अब 10 के 10 को बराबर पे किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमें मिलता है पे फॉर परफॉर्मेंस में, कि आप उनको किस बेस पे करेंगे, किसको ज्यादा किसको कम पे करना है, और किसको कहना है कि भाई हमें आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, आप चले जाए क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। तो पे फॉर परफॉर्मेंस, लिंक पे एंड परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएटली। सबसे अहम चीज कि हम सैलरी को परफॉर्मेंस के साथ एक बड़े बेहतरीन तरीके से लिंक दे देते हैं ताकि लोग उससे मोटिवेट हों कि हम बेहतर काम करेंगे तो हम बेहतर तनख्वाह पाएंगे। यूज पे फॉर परफॉर्मेंस एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर एचआरएम सिस्टम। हमारा पास जो ओवरऑल एक बड़ा एचआरएम सिस्टम होता है उसमें हम लोगों को ये चीज यकीन दिलाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वही शख्स ज्यादा फवायद हासिल कर सकेगा और उसी शख्स को प्रमोशन मिलेगी जो परफॉर्मेंस देगा। अदरवाइज जो बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है। बिल्ड एम्प्लॉय ट्रस्ट, इसके साथ एम्प्लॉयज को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ जी ये ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ कहती है वो करती भी है। अगर ये कहते हैं कि हम आपको फायदा देंगे तो ऑफ कोर्स ये देते हैं, और अगर ये कहते हैं कि हम आपको फायदा नहीं देंगे, आपका नुकसान हो सकता है, तो काफी ये होगा। इन ईदर केस उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। प्रमोट द बिलीफ दैट परफॉर्मेंस मेक्स अ डिफरेंस, उनको इस चीज का यकीन दिलाए कि जनाब गधे और घोड़े बराबर नहीं होंगे हमारी नजर में,
ये आज का हमारा पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा अलमिया है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहां पे कुछ लोग काम करने वाले मिलेंगे और कुछ निकम्मे मिलेंगे, और एट एंड ऑफ मंथ सैलरी उनको बराबर मिल रही है। अगर उनको पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम के तहत लाया जाए कि भाई जो बंदा काम करेगा तनख्वाह उसी को अच्छी मिलेगी, बाकियों को नहीं अच्छी मिलेगी, और जो शख्स पूरा एक साल तक बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी करवा देगी, तो सारे लोग काम करना शुरू कर देंगे। यूज मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स की आपके पास स्लाइड्स बनी होनी चाहिए, आपके पास स्लॉट हो कि भाई जिस शख्स ने एक महीने में से हमें 1 मिलियन का बिजनेस करके दिया है, वो कैटेगरी ए का एम्प्लॉय है हमारे पास, उसके रिटायरमेंट, उसके बेनिफिट्स, उसके बोनसेस कैटेगरी ए के हिसाब से मिलेंगे। जो 1 मिलियन नहीं कर सकता, 0.5 से 0.95 तक मिलियन तक गया है, वो कैटेगरी बी का एम्प्लॉय है, उसको हम उस हिसाब से कुछ कम बेनिफिट्स देंगे, एंड सो ऑन। इंक्रीज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। जब आप ये बेनिफिट सिस्टम बनाएं और पे फॉर परफॉर्मेंस का, तो उसमें लोगों की कंट्रीब्यूशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। यूज मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑफ कोर्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी समटाइम्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप किसी की सर्विसेज की रिकग्निशन में, खिदमात के एतराफ में एक डिनर अरेंज कर देते हैं, उसको वहां पे चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक आम एम्प्लॉय से, एक आम मेहनत करने वाले चौकीदार को कहते हैं कि जनाब आए हमारे नए ऑफिस का इफ्तिताह करें। अब इफ्तिताह करने के बाद शाम को वो कुछ पैसे तो घर लेके नहीं जा रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इतनी इज्जत दी है। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, इनके जरिए भी हम लोगों को बेहतर काम करने पर आमादा कर सकते हैं। तो ये किस तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान। इंडिविजुअल बेस्ड प्लान होते हैं जो एक शख्स के लिए होती है। मेरिट पे होती है इसमें कि जो शख्स जितना बेहतर काम करेगा उसको इतना बेहतर पे किया जाएगा। बोनस प्रोग्राम और लम सम पेमेंट, जो हम साल के एंड पे बोनसेस देते हैं वो। ये इसके अलावा अवार्ड्स, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड्स हम देते हैं इससे भी। दूसरा हमारे पास टीम बेस्ड प्लान होते हैं कि हमारी मार्केटिंग की टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है, और उसके लिए हमारे पास ये रिवॉर्ड है। और हमारी सेल्स की टीम और सो ऑन, मुख्तलिफ टीम जो या डिपार्टमेंट्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं, उनको हम अलग से रिवॉर्ड करते हैं। प्लांट वाइज प्लान। प्लांट वाइड हम कहते हैं कि जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट पे हो रही है, हमारा सिक्योरिटी का दूसरा डिपार्टमेंट है, हम उनको भी उस बेस पे करते हैं। कॉर्पोरेट जो हमारे सीईओज हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए अलग से हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग के प्लान होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं पे फॉर परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिव पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें वर्कर वैल्यूज आउटकम, वर्कर जो है वो रिवॉर्ड्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। जनाब ये रिवॉर्ड जो मिलने जा रहा है ये बहुत अहम है मेरे लिए, और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करने को तैयार हूं। अगर वो वैल्यूएबल नहीं है उसके लिए, वो कहते हैं छोड़ेंगे, अगर ये मिल भी जाए काफी फजूल है, ना मिले तो काफी बेहतर है। आउटकम इज वैल्यू रिलेटिव टू अदर रिवॉर्ड। जो आउटकम है वो बाकी रिवॉर्ड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा वैल्यूड होना चाहिए। डिजायर्ड परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजरेबल। जो परफॉर्मेंस आप उनको कह रहे हैं वो मेजरेबल तो हो, आप उसको क्वांटिफाई कर सकें कि जनाब इन्होंने से 1 मिलियन प्रोडक्शन दी है, इन्होंने 0.75 दी है, और इन्होंने 0.5 दी है। मेजरेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो सारे कहेंगे सर मैं भी 8 बजे आता था, 5 बजे जाता था, मैंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी मेहनत की है। उसको क्वांटिटी में आप मेजर कर सके, नंबर असाइन कर सके आप। वर्कर मस्ट बी एबल टू कंट्रोल रेट ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट का जो ओवरऑल रेट है उसको कंट्रोल कर सके वर्कर। वर्कर मस्ट बी केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट एंड सो ऑन। ये देखिए ये सारी इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज क्या है? सबसे अहम बात, एक शख्स कहता है कि सर मैं तो सुबह 8 से 5 तक आता हूँ पूरा साल, तो मैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जबकि आपके जेहन में टाइम पे आना कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपके जेहन में है कि आपने बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी, आपने सेल्स के टारगेट अचीव किया, आपने वो। तो जब तक आपका क्राइटेरिया सेम नहीं होगा, आपके बॉस का और एम्प्लॉय का क्राइटेरिया सेम नहीं होगा, तब तक पे फॉर परफॉर्मेंस का सिस्टम काम नहीं कर सकता। सबसे पहली बात क्वालिटी। हम क्वालिटी का क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब काम होना चाहिए और इतना बेहतरीन किस्म का होना चाहिए कि वैसा काम कहीं पे भी नहीं। जहाँ पे से हमारे आर्ट्स का काम हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडमेड आइटम है, वहां पे हम क्वालिटी पे फोकस, क्वालिटी का क्राइटेरिया सेट करते हैं। फिर क्वांटिटी,
से एक बंदा एक पैकिंग मशीन पे खड़ा है, वो कितनी क्वांटिटी में डेली पैकिंग कर रहा है, कितने बॉक्स ज्यादा से ज्यादा पैक कर रहा है। टाइमलीनेस, कितना वक्त पे आते हैं, कितना वक्त पे जाते हैं, सारे टारगेट्स कितना टाइमली अचीव हो रहे हैं, ये क्राइटेरिया हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपको एक काम दिया गया है और आपने कितना कम लागत में उस काम को मुकम्मल कर लिया है, हाउ कॉस्ट इफेक्टिव यू आर। नीड फॉर सुपरविजन, कुछ लोगों को हर वक्त सुपरविजन की जरूरत होती है। आप उनको काम कहने के बाद आप मुतमईन नहीं हो सकते कि यार इन्होंने पता नहीं काम करना है या नहीं करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इतने सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं कि आप उनको काम उनके जिम्मे लगाने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं कि जनाब मैंने कह दिया तो अब ये काम हो जाएगा, चाहे ये शख्स जैसे भी करे। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अगर आपने किसी को 1 घंटे का काम कहा और 2 घंटे आप उसकी मॉनिटरिंग पे लगा दिए, तो दैट मीन्स आपने कुछ फायदा नहीं है आपको उसको काम करने का। 1 घंटे में तो वो काम वैसे ही हो जाना था और आपने 2 घंटे ज़ाया किए। इंटरपर्सनल इम्पैक्ट, लोगों का ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी लोग हैं उनके साथ कितना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कितना बेहतर तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस, डॉलर की सीढ़ी चढ़ना, पैसे की सीढ़ी को ऊपर की तरफ चढ़ना। एम्प्लॉयज वैल्यू देयर सर्विसेज एंड प्लेस हाई वैल्यू ऑन देम, परसीव मनी एज अ सिंबल ऑफ देयर अचीवमेंट। बेसिकली मनी क्या है, पैसा जो है, ये हम इसको क्या समझते हैं। एक तो ये कि हमारी जरूरियात पूरी करता है, मुझे मार्केट में कुछ चीजों की जरूरत है, वो मैं पैसा पे करने के बाद ही पूरी कर सकता हूँ। दूसरी चीज, जो सैलरी है मेरी, वो मुझे बता रही है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितना वैल्यूएबल समझती है। जितनी सैलरी किसी की कम होगी, उसमें एक मैसेज ये होगा कि आपका काम और आपकी सर्विसेज हमारे लिए तो बहुत अहम नहीं है। और जितनी सैलरी किसी की हाई होगी, उसमें ये इंडिकेशन होती है कि आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत हाई है। विल नॉट रिमेन इन लो पेइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स लोग लो पेइंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना पसंद करते। वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो जो हाई पेइंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ मूव करना चाहते हैं। दे नो देयर एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। मनी एंड एटीट्यूड, लोगों का रवैया पैसे के साथ किस तरह से होता है। मनी एथिक, नॉट इवन रिप्रेजेंट सक्सेस, शुड बी बजटेड केयरफुली। देखिए, पैसा एक इज अ वे ऑफ लाइफ है। अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करें, पैसा सब कुछ तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। अमीर और गरीब बराबर तो नहीं होते सोसाइटी में, तो ये एक इवल नहीं है, ये एक एथिक है बेसिकली। और ये एक सक्सेस का क्राइटेरिया है इन जनरल आम लोगों के जहन में कि जिसके पास ज्यादा पैसा, वो जिंदगी में ज्यादा केयरफुल, ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इससे हमारा एटीट्यूड भी चेंज होता है। रिवॉर्ड्स को हम किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं? लिंक रिवॉर्ड्स टू परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स को हम इस तरह लिंक करेंगे, इफ वन गोज अप अदर आल्सो गोज अप। इफ योर परफॉर्मेंस गोज अप, योर रिवॉर्ड विल आल्सो गो अप, एंड इफ योर परफॉर्मेंस गोज डाउन, सो डज सो योर रिवॉर्ड्स। एंश्योर रिवॉर्ड्स आर वैल्यूएबल। रिवॉर्ड्स जो है रेलिवेंट होने चाहिए, लोगों के लिए वैल्यूएबल होने चाहिए। यूज टीम रिवॉर्ड्स फॉर इंटरडिपेंडेंट जॉब्स। एक ऐसा काम जिसके लिए 10 लोगों ने मिलकर एफर्ट की है, उसमें आप 2 लोगों को तो रिवॉर्ड दे दें और बाकियों को कहें कि आपने कुछ भी नहीं किया, तो क्या होगा? अगली बार वैसा काम को कभी आपका कामयाब नहीं होगा। अगर एक प्रोजेक्ट 10 लोगों ने कामयाब किया, तो आप 10 के 10 लोगों को रिवॉर्ड करें, तो इससे ओवरऑल टीम मोटिवेशन बिल्ड होगी। एंश्योर रिवॉर्ड्स आर वैल्यू, जो रिवॉर्ड आप दे रहे हैं उनके लिए वैल्यूएबल है। Beware of unintended consequences. Sometimes आप रिवॉर्ड करते हैं लोगों को, लोग उन रिवॉर्ड को लेकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। तो ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, एक ऐसा नतीजा जो आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वैसा हो गया, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मनी इज अ ग्रेट मोटिवेटर। हमारी जितनी भी मोटिवेशनल थ्योरीज हमने पढ़ी है, उसमें अब्राहम मैस्लो है, कैटल डेफर है, उनके ख्याल में pay should prove especially motivational to people who have strong lower level needs. Remember अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स और क्लेटन एंड डेफर की ERG थ्योरी, उनमें जो सबसे बेसिक लेवल पे जो नीड्स हैं वो पैसे के साथ अटैच है। जब तक पैसा नहीं होगा, वो बेसिक लेवल की नीड्स सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। If pay has this capacity to fulfill a variety of needs, then it should have good potential as a motivator. तो of course अगर बेस नहीं है, तो हम उससे ऊपर कैसे जा सकते हैं? विदाउट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम आगे वाली जरूरियात तो पूरी कर ही नहीं सकते।
तो अगर पैसे के साथ हम बुनियाद या फाउंडेशन को फिल कर सकते हैं ह्यूमन मोटिवेशन की, तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो बात करते हैं बात व्हाई पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी रीएडजस्ट द फॉन्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक जो 34% लोग हैं, आप देखिए बहुत बड़ा चंक है, दे हैव लिमिटेड रिकग्निशन एंड प्रेज। वो कहते हैं कि भाई हम काम तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन कभी हमारे काम को अहमियत ही नहीं दी गई, तो लिहाजा हम ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। फिर कॉम्पेंसेशन के मसाइल है बहुत ज्यादा, 29% लोगों को पैसे के मसाइल है कि भाई तनख्वाह नहीं है, हमें बहुत कम है, हमारे तनख्वाह तो मिलती है, फायद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की अरेंजमेंट्स नहीं है। सो लिमिटेड अथॉरिटी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई काम तो दे रहे हैं, अथॉरिटी है नहीं। हमें कहते हैं कि रिजल्ट्स होने चाहिए, जब हम रिजल्ट्स पे आते हैं हमारे पास बजट होना चाहिए, बजट हमें मिलता नहीं है। पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लोगों के ओवरऑल वो पर्सनैलिटी वैसी नहीं होती। एक शख्स को अगर आप जॉब दें कि आपने पोएट पोएट है, आपने शायरी करनी है, और वो शख्स एक अच्छा इंजीनियर हो, एक इंजीनियर को आप कहें कि जनाब आपने यहाँ पे बैठ के कुछ ऐसा काम करना है, आपने लाइब्रेरी में सारा दिन किताबें पढ़नी है, और लाइब्रेरियन को आप कहें कि आपने यहाँ पे पुल बनानी है, तो ये पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। आप उनको अच्छी पे भी देंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। फिर उसके साथ बहुत सारी मिसलिनियस रीजन भी हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, हमें लाहौर में एक अच्छी जॉब मिल रही है लेकिन मेरे पेरेंट्स अगर बीमार हैं घर पे, तो मैं उनको नहीं छोड़ के जा सकता। तो ये मिसलिनियस या अदर किस्म के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यस, इनफ फॉर द कोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कोर्स को बड़ा डिटेल में और डेप्थ पढ़ा है। ड्यू टू कोविड-19 हमें अपने हाफ ऑफ सेमेस्टर जो है उसको ऑनलाइन कंप्लीट करना पड़ा है। ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन पीरियड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको ईच एंड एवरी जो डिटेल है वो प्रोवाइड की जाए। इसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, हम बहुत लंबी और बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं बना सकते, हम बहुत डिटेल्ड स्लाइड्स तैयार नहीं कर सकते। तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए मैंने कोशिश की कि आप इस कोर्स को बहुत बेहतर तौर पे समझ सकें। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस कोर्स। वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। इस कोर्स के बाद भी आप स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर हूँ। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन योर एजुकेशनल, इन योर पर्सनल लाइफ, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, यू मे कॉन्टेक्ट मी, यू मे कम टू मी, यू डू राइट मी। आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मेरे दरवाजे हमेशा आपको आपके लिए खुले हुए मिलेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्जाम, इन योर स्टडीज एंड इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।